वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। नमस्कार दोस्तों। आज पुनः हम लोग पोल्टी का जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसके साथ उपस्थित हैं और अभी तक हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा और आप लोग तैयारी करते रहें। आपको एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पोल्टी में पूछे जा रहे हैं और कौन से सेक्शन जो हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या हम किसी बुक का कौन सा पार्ट जो है उसको ज़्यादा अधिक महत्व दें, तो आप लोग इसमें स्पष्ट रूप से ये देख पाएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं, आज फिर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और एक तरीके से हम पॉलिटी में जो टेस्ट है हमारा, जो एक प्रैक्टिस सेट है, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इस क्वेश्चन की जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है विभाग है या नहीं है, इससे संबंधित ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा मंत्रालय में विभाग नहीं है, इसमें हमें बात करनी है। तो आरंभिक शिक्षा यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है और साथ ही साथ जो साक्षरता विभाग है उससे संबंधित बात है। दूसरा ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा और जो उच्च शिक्षा विभाग है उससे संबंधित बात है। तीसरा तकनीकी शिक्षा विभाग के बारे में बात की गई और चौथा महिला विकास के संबंध में बात की गई है। दोस्तों आप लोगों को ज्ञात हो कि तकनीकी शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षा मंत्रालय विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, बल्कि यह जो है विभाग जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अधीन जो है एक तकनीकी शिक्षा विभाग है। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता तथा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास की अगर बात करते हैं तो ये शिक्षा विभाग के अधीन, जिसको हम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जानते थे, उसके अंतर्गत कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो सी है। तो आप लोग कुछ मंत्रालय के, जो भारत सरकार के लगभग 40-50 मंत्रालय हैं, जो समय समय पर राष्ट्रपति की संस्तुति के आधार पर जो है जैसे जैसे सरकार को महसूस होता है या सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य करती है, तो उस तरीके से वो नए मंत्रालयों का गठन कर सकती है या कुछ मंत्रालय को जो है हटा सकती है। तो कितने मंत्रालय हैं और इसके अंतर्गत कितने विभाग हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहता है। तो आप लोग इस वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। अगर इसकी संपूर्ण डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जो इंडिया ईयर बुक प्रकाशन विभाग की तरफ से आती है, पब्लिकेशन डिवीज़न एक पब्लिकेशन है जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, उसकी जो बुक है प्रत्येक वर्ष आती है और मार्च अप्रैल में वो बुक पब्लिश हो जाती है। मार्च में आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप उसको ज़रूर स्टडी करें और उसका जो चैप्टर है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसमें शायद इसको आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल के संबंध में, तो ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है और आप लोग जैसे ही आर्टिकल 76 का नाम लेते हैं तो आपके मन में जो है इसका आंसर ज़रूर आ गया होगा। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या प्रथम विधि अधिकारी है? तो प्रथम दृष्टया जो लोग कम पढ़ते हैं उनको ये ज़रूर लगेगा कि जो भारत में न्यायिक व्यवस्था की बात है, विधि की बात है, लॉ की बात है, तो उसमें फर्स्ट ऑफिसर तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भारत का विधि मंत्री है, जो भारत सरकार के अंतर्गत विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कानून मंत्री जिसको हम कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूज करेगा। तीसरा ऑप्शन भारत का महान्यायवादी है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। और तीसरा लॉ सेक्रेटरी की बात की जा रही है। तो लॉ सेक्रेटरी जो है विधि मंत्रालय के अंतर्गत एक सचिव हैं, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी बात की थी क्वेश्चन के स्टार्ट में कि जो आर्टिकल 76 है उसके अंतर्गत ये बात की गई है और आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है वो हमारे भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता है। इस लिहाज से इसका जो आंसर है वो सी सही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और
ये भारत सरकार की तरफ से जो है इस तरीके से भारत सरकार को विधि संबंधी जो ऐसे विषय होते हैं या विधि संबंधी जो विषय होते हैं उन पर सलाह देता है, लेकिन वो विषय जो है राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे और इनकी जो पद क्रम है वो भारत सरकार के अंतर्गत वैसा ही माना जाता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, और इसकी जो लाभ है और जो सेवा की शर्तें हैं वो भी उसी तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये अपने पद पर जो है कितने समय तक बना रहता है इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब आया हमारा आर्टिकल 148 है ना, आर्टिकल 148। तो क्या है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट में CAG के रूप में जानते हैं, कैग के रूप में जानते हैं। ये भारत सरकार का एक ऑडिटर है जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी ऑडिटिंग किया जाता है, करते हैं ये। तो इसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में भी जानते हैं। तो इनकी नियुक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन है कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, तो उनको हटाने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के संशोधन पर हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों CAG को उसके पद को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित हम ये ना कर दें कि ये साबित कदाचार है, अर्थात वो एक तरीके से दुर्व्यवहार जिसको हम कदाचार कहते हैं वो साबित ना हो जाए, या फिर वो असमर्थ ना साबित हो जाए, यानी कि वो कार्य करने के लायक नहीं है, असमर्थ हैं। तो इसके आधार पर तो 2 आधारों से ये हटाया जा सकता है, नंबर 1 साबित कदाचार और नंबर 2 असमर्थता के आधार पर। जब ये बात हटाए जाने के लिए आएगी संसद के सामने, तो प्रत्येक सदन जो है वो अपनी अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर, मतलब जो उस दिन उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होंगे उनमें से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है इस प्रकार का एक समर्थित समावेदन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और इस प्रकार से जिस सत्र में सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है तो तब तक जो है ये अपने पद पर बना रहता है। इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा ये बात भी सही है, और अगर बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के संशोधन पर तो ये बात भी सही है। तो इसमें जो आंसर है वो A और जो B है वो एक तरीके से संपूरक हैं, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो संसद के दोनों सदनों के संशोधन पर ही इसको हटाया जा सकता है। तो इस लिहाज से मेरे तरफ से ये जो है आंसर B होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों वित्त आयोग के संबंध में। वित्त आयोग, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को एक संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो अगर आप लोग जानते होंगे वित्त आयोग की जो व्यवस्था है आर्टिकल 280 के अंतर्गत निर्धारित की गई है भारतीय संविधान में। सबसे पहले हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। राज्यों को दिए जाने वाला जो अनुदान होता है उसके सिद्धांत से वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी जो रिपोर्ट होती है, संस्तुति होती है, उसको भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। नंबर 2, राज्य एवं केंद्र के बीच में करों के बंटवारे से संबंधित है। और दूसरा, न तो A न B या फिर दोनों। दोस्तों आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग का गठन करता है, और इस वित्त आयोग का जो कार्य है वो संघ और राज्यों के बीच जो है करों के बीच शुद्ध आगम जो आने और जाने की बात करता है, या ये शॉर्ट में कहें कि वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है संसाधनों के बंटवारे को सुनिश्चित करता है। इस अध्याय में जो है उसके अधीन उसमें विभाजित किए जाने या ना किए जाने या वितरण के बारे में या राज्यों के बीच में ऐसे आगम इनपुट्स के तत्संबंधी जो भाग हैं उनके आवंटन के बारे में इसकी बात की जाती है। आप लोगों को ज्ञात हो, भारत की संचित निधि में से राज्यों के जो राजस्व होते हैं उसमें सहायता अनुदान को जो है शासित करने वाले जो सिद्धांत होते हैं ये उसको भी निर्धारित करते हैं।
अभी वर्तमान में जो है 42% जो है इसमें जो भारत सरकार का राजस्व है उसमें राज्यों का हिस्सा था, जिसको अभी वर्तमान में 41% कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको अब खर्च जो है केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सुदृढ़ वित्त के हिसाब से, तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है आयोग को कुछ निर्देशित किया जाता है कि भाई आप कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से नहीं। इस लिहाज से हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो इसमें ना तो ए सही है और ना बी सही है। सॉरी, इसमें दोनों बातें सही हैं, इसमें ए और बी दोनों बातें सही हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, जब आप बहुत जल्दी में होते हैं तो इस पर जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी जो है गड़बड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो समझ है किसी टॉपिक पर और गहरी होती चली जाएगी। विश्वास मानिए, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका इस प्रकार की त्रुटि जो है उतनी दूर होती चली जाएगी और आपकी समझ जो है वो भी विकसित होगी। साथ ही साथ आपने जितनी चीज़ें याद की हैं वो भी लंबे समय तक याद रहेंगी। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग को लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, क्या ये बात सही है या नहीं है? हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 253 की। पहले ऑप्शन देखते हैं। सभी राज्यों की सहमति से इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि को जो है जो संसद है वो बना सकती है, या फिर बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से बना सकती है, या फिर बहुसंख्यक का मतलब कुछ राज्यों की सहमति से, या फिर संबंधित राज्य की सहमति से जिसमें वो संधि लागू की जानी है, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 253 में जो है ये व्यवस्था की गई है कि संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई किसी संधि, करार या फिर कोई कन्वेंशन, जिसको हम अभिसमय के रूप में जानते हैं, अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर जो संगम है या फिर अन्य निकाय में जो किए गए कोई भी निश्चय हो, उनको कार्य करने के लिए भारत सरकार का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र है, एक बार फिर याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की जो संधि है वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए अगर कोई विधि बनाने की शक्ति है तो वो आर्टिकल 253 के अनुसार संसद को प्राप्त है, और इसके लिए राज्यों की सहमति की कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई है। इस हिसाब से हम आंसर डी को बिना सोचे समझे लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने में भारत सरकार की जो संसद है उसके हिसाब से वो बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल भी याद रखेंगे, इसलिए मैं बार बार आपको आर्टिकल बता रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने कई आर्टिकल पर चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 253। इसे बार बार रिपीट करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतना ये टॉपिक जो है याद होता चला जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करेंगे भारत लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग कल भी ये क्वेश्चन हमारा आया था। लोकसभा द्वारा इसमें जो लोकसभा द्वारा जो विचार द्वारा भेजा गया वित्त विधेयक से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग कल कर चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। और इसमें जो है बात की गई थी कि हम कोई भी विधेयक को वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम जो है 14 दिन तक या 1 माह तक जो है वो रोकने की क्षमता रखती है। तो इसमें आप लोग ज़रूर ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, मतलब उसको जो एस्टिमेट किया जाता है वो कौन करता है। तो दोस्तों पुराना क्वेश्चन है और परीक्षा में आया हुआ है, संभवतः ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है, और उस समय पर योजना आयोग हुआ करता था जिसके स्थान पर अब नीति आयोग कार्य कर रहा है 2015 से। तो भारत में राष्ट्रीय आयोग का जो एस्टिमेट करता है, प्राकलन करता है, वो कौन करता है। तो आप लोगों को पता होगा केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है जिसको हम CSO के रूप में जानते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए एक सर्वोच्च संस्था है।
तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। योजना आयोग द्वारा गलत, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके संदर्भ में NSSO के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया है? तो सबसे पहले मद्य निषेध की बात करते हैं, काम का अधिकार की बात करते हैं, समान कार्य सूचना की बात करते हैं और सूचना के अधिकार की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो एक अमेंडमेंट के तहत RTI एक्ट 2005 के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं मद्य निषेध, मतलब जो हम स्मोकिंग वगैरह के अंतर्गत जो चीज़ें रखी जाती हैं उसके निषेध की बात करते हैं या काम के अधिकार की बात करते हैं, आप लोगों को ज्ञात हो तो आर्टिकल 43 के संदर्भ में थोड़ा सा ज़रा ध्यान देंगे। समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करते हैं, तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए जाते हैं, चाहे वो मद्य निषेध हो, काम का मानवाधिकार, काम पाने का अधिकार हो, या फिर समान कार्य है तो समान वेतन की बात की गई हो। तो ये सब के सब हैं, लेकिन RTI एक्ट 2005 जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। इस हिसाब से आंसर डी जो है वो DPSP नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? एक बार फिर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद क्या होती है आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल जो आपका 74 और 75 है उससे संबंधित है मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है, भर्त्सना प्रस्ताव की बात की, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बी तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भर्त्सना नाम की चीज़ें सुनी नहीं गई है पूरे उसमें। लक्ष्मीकांत उठा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर DD बसु उठा लेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रख सकती है ना, याद रखना। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि मेजॉरिटी में अभी वो जो दल है जिसकी मंत्रिपरिषद बनी हुई है वो अभी मजबूत स्थिति में, यानी कि वो बहुमत, यानी कि वो संविधान के अनुसार अपनी सरकार को चला रही है। तो या उसको अपने बहुमत को, मेजॉरिटी को दिखाने के लिए जो है एक तरीके से विश्वास प्रस्ताव दिया जाता है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, जिससे इस बात की जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है कि सदन जो है मंत्रिपरिषद में विश्वास करता है या नहीं, और सदन उसमें विश्वास करेगा जो मेजॉरिटी में है। अविश्वास प्रस्ताव या भर्त्सना प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना। इन प्रस्तावों को सत्तारूढ़ दल का ऐसा सदस्य भी रख सकता है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो केवल जो हमारा विश्वास प्रस्ताव उसके बारे में बात की गई है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत आजकल इस प्रकार के जो प्रश्न है वो चलन में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखेंगे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कारण है। तो सबसे पहले हम पिछली प्रैक्टिस सेट में मैंने बात की थी, सबसे पहले हम कारणों की बात करते हैं। तो इसमें कारण क्या है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो इसको देखेंगे। अब पहली बात देखेंगे, निर्वाचन आयोग कि जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर है ना, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप लोगों को पता होगा निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो उसकी सहायता के लिए और होते हैं। इस प्रकार से 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है समय समय पर भारत में विभिन्न चुनाव की व्यवस्था और उनकी अधिसूचना जो है उनको जारी करना होता है। दोस्तों संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। इसका मतलब ये बात सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है? बिल्कुल नहीं। इसका एक पदावधि रखी जाती है
तो इसकी पद अवधि रिटायरमेंट तक जब तक वो नहीं आ जाता है तो उसको तब तक नहीं हटाया जा सकता। इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो आर जो है, जो रीज़न है, वो बिल्कुल गलत है और इस संदर्भ में ए जो है वो सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, जिसका मतलब है ए सही है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आपकी जो तैयारी है उसमें एक चार चांद लगा रहा होगा और आप लोग मेहनत करते रहें। हम लोग आपके साथ लगातार बने रहेंगे। इसी प्रकार पुनः उपस्थित होंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई को ध्यान में मजबूती से करते रहें। बाय।